नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी आज की खास चर्चा में। आज तारीख है 21 अक्टूबर 2025 और हम रोज की तरह कुछ अहम करंट अफेयर्स पर गहराई से बात करेंगे। ये भाग 1 है और जैसा हम हमेशा कहते हैं, ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए है। हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी थोड़ी बात की हो, तो एक तरह से ये रिवीजन जैसा भी हो सकता है। तो आज हमारे पास कई अलग अलग क्षेत्र हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, स्वास्थ्य है, रक्षा, पर्यावरण, साइंस एंड टेक और आखिर में मैपिंग से जुड़ा एक अहम लोकेशन भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बातचीत और देखते हैं कि इन खबरों में क्या खास है। पहला टॉपिक लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो नया रक्षा सहयोग पनप रहा है। हाल ही में कैनबरा में पहली बार दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बातचीत हुई और खबर है कि समुद्री सुरक्षा, एयर रिफ्यूलिंग, यहाँ तक कि पनडुब्बी बचाव सहयोग पर भी कई समझौते हुए हैं। ये बढ़ती नज़दीकी क्या दिखाती है? मतलब इसका महत्व क्या है? बिल्कुल, ये जो भारत ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता है, खासकर रक्षा में, ये अब वाकई एक नए दौर में पहुंच गया है। पहले देखिए बातें होती थी साझा लोकतांत्रिक मूल्यों की या स्वतंत्र इंडो पैसिफिक की, वो आधार तो है ही, लेकिन अब ये रिश्ता कहीं ज्यादा ठोस मतलब अमली बन गया है। क्वाड जैसे मंच हैं, लगातार मंत्री स्तर की बैठकें हो रही हैं, इनसे नींव तो मजबूत हुई, पर अब जो हम देख रहे हैं जैसे टैलिस्मन सेबर जैसे ज्वाइंट ड्रिल्स या एक दूसरे के बेस इस्तेमाल करने वाले लॉजिस्टिक्स पैक्ट्स और ये जो एयर रिफ्यूलिंग वाला समझौता है, इसने ऑपरेशनल गहराई दी है। अच्छा, मतलब सिर्फ बातें नहीं, जमीन पर साथ काम करना। हाँ बिल्कुल, सिर्फ रणनीतिक चर्चा नहीं, अब ये जमीनी स्तर पर साथ काम करने जैसे जहाज़ों की मरम्मत में सहयोग और यहाँ तक कि मिलकर रक्षा उपकरण बनाने की दिशा में भी बढ़ रहा है। औद्योगिक सहयोग भी एक अहम हिस्सा बन रहा है। तो ये सिर्फ कागजी दोस्ती से बढ़कर जमीनी स्तर पर एक दूसरे की ताकत बढ़ाने का जरिया बन रहा है। लेकिन इस गहरी होती साझेदारी के पीछे मुख्य वजहें क्या हैं? क्या ये सिर्फ चीन का बढ़ता असर है या कुछ और भी है? देखिए, चीन का जो असर्टिव रुख है इंडो पैसिफिक में, वो निश्चित रूप से एक बड़ा फैक्टर है। उसने दोनों देशों को और करीब ला दिया है। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, दोनों देश ये भी चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक देश पर निर्भरता कम हो, अपनी द्विपक्षीय क्षमताओं को मजबूत करना चाहते हैं। अच्छा। और फिर औद्योगिक तालमेल भी एक बहुत अहम पहलू है। भारत के पास क्या है? कम लागत में बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता। हाँ। ऑस्ट्रेलिया के पास उन्नत रक्षा तकनीक। हाँ, ये तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। ये एक अच्छा संतुलन बनाता है। और हाँ, भूगोल को मत भूलिए। हिंद महासागर में भारत की मजबूती और प्रशांत में ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन दोनों को समुद्री सुरक्षा के लिए एक तरह से स्वाभाविक साझेदार बनाती हैं। हाल के समझौतों पे नजर डाले तो समुद्री सुरक्षा सहयोग का रोड मैप है। ये इंडो पैसिफिक में निगरानी, डोमेन अवेयरनेस बेहतर करेगा। पनडुब्बी बचाओ समझौता एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क देता है मुश्किल वक्त के लिए। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग समझौता जो 2024 में हुआ था, टैक्टिकल क्षमता बढ़ाता है। और ये जो सालाना बैठकें वगैरह हैं, हाँ, वो भी जरूरी है। सालाना रक्षा मंत्री वार्ता, जॉइंट स्टाफ वार्ता, ये सब रिश्ते को एक संस्थागत रूप देते हैं। मतलब ये लगातार चलता रहेगा। और एक रक्षा उद्योग गोलमेज सम्मेलन भी है जो औद्योगिक संबंधों को मजबूत करेगा। तो ये सब मिलकर न सिर्फ समुद्री रास्ते सुरक्षित करेंगे, बल्कि रक्षा उत्पादन में सहयोग से क्षेत्रीय सप्लाई चेन भी मजबूत होगी। और तकनीक का तालमेल तो है ही, भारत का स्केल और ऑस्ट्रेलिया का इनोवेशन। तो कुल मिलाकर ये साझेदारी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता लाने और एक नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम है। आगे क्या लगता है, इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए अगले कदम क्या हो सकते हैं? आगे का रास्ता मेरे ख्याल से इसे और ज्यादा व्यावहारिक और ऑपरेशनल बनाने पर रहेगा। जैसे ये जो लॉजिस्टिक्स और जहाज मरम्मत वाले समझौते हैं, इनको जमीन पर उतारना, मतलब प्रभावी ढंग से लागू करना। ठीक है। दूसरा, समुद्री गतिविधियों की रियल टाइम जानकारी साझा करने के लिए सुरक्षित नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। तीसरा, अगली पीढ़ी की तकनीकों पर मिलकर काम करना, जैसे ड्रोन्स, एआई वॉरफेयर, साइबर सुरक्षा। इनमें जॉइंट R&D प्रोजेक्ट शुरू करने होंगे। चौथा, ये जो द्विपक्षीय कोशिशें हैं, इन्हें क्वाड जैसी बड़ी पहलुओं से जोड़ना होगा ताकि असर ज्यादा हो। और आखिर में प्राइवेट सेक्टर को और शामिल करके रक्षा उद्योग के रिश्तों को संस्थागत बनाना होगा। तो संक्षेप में कहें तो ये सहयोग अब सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, ये वास्तविक ऑपरेशनल और औद्योगिक साझेदारी बन चुका है। ये एक बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। चलिए अब स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु के करूर में हाल में जो भगदड़ हुई, उसने एक बार फिर भारत की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली मतलब इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की कमियों को सामने ला दिया है।
और अब ये मांग उठ रही है कि इमरजेंसी केयर को सिर्फ एक सेवा न मानकर संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार के तहत एक मौलिक कर्तव्य माना जाए। इस नजरिए में कितना दम लगता है? ये एक बेहद जरूरी और अहम बहस है। देखिए, आपातकालीन देखभाल का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू हुआ था युद्ध के मैदान में। घायल सैनिकों का जल्दी इलाज कैसे हो। फिर धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति हुई, मेडिकल साइंस आगे बढ़ा तो संगठित एम्बुलेंस सेवाएं बनी और फोकस बदला। सिर्फ मरीज को अस्पताल ले जाना काफी नहीं था, फोकस शिफ्ट हुआ घटना स्थल पर ही मरीज को स्थिर करने पर। यहीं से गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट आया। चोट लगने के बाद पहला 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। और फिर उससे भी आगे बढ़कर प्लैटिनम 10 मिनट्स की बात हुई, यानी पहले 10 मिनट के अंदर मेडिकल हेल्प मिलनी चाहिए। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत जो 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई, उसने इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट को आम लोगों तक पहुंचाया तो है। और जहां तक संवैधानिक नजरिए की बात है तो अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। और तर्क यह है कि इसमें समय पर और प्रभावी आपातकालीन चिकित्सा देखभाल का अधिकार भी स्वाभाविक रूप से शामिल होना चाहिए। अगर समय पर मदद न मिले तो जीवन का अधिकार अधूरा है। ये प्लैटिनम 10 मिनट्स वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारी मौजूदा व्यवस्था इस आदर्श के आसपास भी है? भारत में अभी क्या व्यवस्थाएं हैं और उनमें क्या कमियां नजर आती हैं? कहाँ चूक रहे हैं हम? व्यवस्थाएं तो हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। 108 एम्बुलेंस सेवा जो ज्यादातर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर चलती है, एक बड़ा नेटवर्क है, सालाना लाखों लोगों तक पहुंचती भी है। कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु का आपने जिक्र किया, वहां स्थिति बेहतर है। खबरों के अनुसार उनका औसत प्रतिक्रिया समय लगभग 10 मिनट 14 सेकंड है, जो प्लैटिनम मानक के काफी करीब है। ये अच्छी बात है। हाँ, ये तो काफी अच्छा है। राष्ट्रीय एम्बुलेंस कोड यानी AIS 125 भी है, जो एम्बुलेंस गाड़ियों के मानक तय करता है। मोटर वाहन एक्ट में संशोधन करके एम्बुलेंस को रास्ता देने का अधिकार भी दिया गया है। NHM राज्यों को मदद भी देता है, लेकिन चुनौतियां भी गंभीर हैं। पहली बात, सेवाएं बहुत बटी हुई हैं, मतलब फ्रैगमेंटेड है। अलग अलग राज्यों में और सरकारी और निजी सेवाओं की गुणवत्ता में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। दूसरी बड़ी समस्या है प्रशिक्षित लोगों की कमी। सर्टिफाइड इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMTs की भारी कमी है, और जो है भी उनमें नौकरी छोड़ने की दर, एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा है। ये तो चिंता की बात है। तीसरी, बुनियादी ढांचे की कमी। कई एम्बुलेंस में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं होते, टेलीमेडिसिन इंटीग्रेशन की कमी है। चौथी, तालमेल की कमी। कॉल सेंटर, अस्पताल और एम्बुलेंस टीमों के बीच अक्सर कमजोर लिंक होता है। और शायद सबसे अहम, कोई राष्ट्रीय स्तर की नियामक संस्था नहीं है। इसके बिना मानकों की निगरानी और जवाबदेही तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समाधान क्या हो सकता है इन चुनौतियों से निपटने के लिए? क्या किया जाना चाहिए ताकि आपातकालीन देखभाल वाकई एक अधिकार बन सके, सिर्फ कागज पर नहीं? हाँ, समाधान पर सोचना बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ सुझाव हैं जिन पर विचार चल रहा है या होना चाहिए। सबसे पहले तो एक राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा नियामक प्राधिकरण, नेशनल इमरजेंसी सर्विस रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की सख्त जरूरत है। ये प्राधिकरण पूरे देश के लिए मानक तय करे, ट्रेनिंग के, उपकरणों के, ऑपरेशन के और उनकी निगरानी भी करे। ठीक है, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरा, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल, जैसे AI आधारित डिस्पैच सिस्टम, ताकि सही एम्बुलेंस सही जगह जल्दी पहुंचे। GPS ट्रैकिंग तो है ही, पर अस्पतालों के साथ रियल टाइम डेटा शेयरिंग और जरूरी है। तीसरा, पैरामेडिक्स के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्टिफिकेशन और बेहतर वेतन, ये उन्हें इस पेशे में रोके रखने के लिए जरूरी हैं। चौथा, दूर दराज के इलाकों के लिए एयर एम्बुलेंस और अब तो ड्रोन एम्बुलेंस पर भी विचार करना होगा। हाँ, ड्रोन का इस्तेमाल तो बढ़ रहा है। बिल्कुल। और पांचवां, जहां भी बड़े सार्वजनिक आयोजन होते हैं, वहां आपातकालीन पहुंच के प्रोटोकॉल अनिवार्य होने चाहिए, जैसे करूर वाले मामले से सबक लेते हुए। और आखिर में PPP मॉडल को और बढ़ावा देना चाहिए, ताकि एक एकीकृत नेटवर्क बन सके जो शहरों और गांवों दोनों को कवर करे। असल बात यह है कि हमें इमरजेंसी केयर को इन टुकड़ों में बटी सेवाओं से निकालकर एक अधिकार आधारित, मानकीकृत राष्ट्रीय मिशन बनाना होगा। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि एक संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहा। चलिए अब रक्षा क्षेत्र की ओर मुड़ते हैं। रक्षा मंत्री ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा की है। सरकार का लक्ष्य है कि 2029 तक भारत का घरेलू रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाए और साथ ही रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ तक बढ़ाया जाए। ये लक्ष्य तो बहुत महत्वाकांक्षी लग रहे हैं। इसे हासिल करने की रणनीति क्या है?
क्या ये मुमकिन लगता है? लक्ष्य महत्वाकांक्षी जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। 50,000 करोड़ का निर्यात और 3 लाख करोड़ का कुल उत्पादन 2029 तक, ये बड़े आंकड़े हैं। लेकिन इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति काम कर रही है। मुख्य उद्देश्य दोहरा है। पहला, भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, और दूसरा, भारत को दुनिया में एक प्रमुख हथियार निर्यातक देश के रूप में स्थापित करना। और रणनीति क्या है इसके लिए? रणनीति के कई हिस्से हैं। एक, निजी क्षेत्र को बहुत बड़ी भूमिका दी जा रही है। उन्हें डीआरडीओ, सरकारी रक्षा कंपनियों, डीपीएसयूज और यहां तक कि विदेशी कंपनियों ओईएम्स के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दूसरा, कौशल विकास पर बहुत जोर है, जैसे सिम्बायोसिस स्किल्स यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों के साथ मिलकर रक्षा शिक्षा और आरएनडी को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि इंडस्ट्री को स्किल्ड लोग मिलें। तीसरा, स्वदेशीकरण पर जोर, मतलब जो हथियार हम बाहर से खरीदते थे उन्हें देश में ही बनाना, जैसे तेजस विमान, आकाश मिसाइल सिस्टम, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, इनका उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। चौथा, नीतिगत स्तर पर बदलाव लाए जा रहे हैं। खरीद प्रक्रिया को सरल बनाना, निर्यात की मंजूरी आसान करना, मेक इन इंडिया को इंसेंटिव देना, ये सब शामिल है। और हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशनों में जब हम अपने स्वदेशी सिस्टम का सफल प्रदर्शन देखते हैं तो उससे भी विश्वास बढ़ता है। और यूपीएससी के लिहाज से ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा। ये सीधा जीएस पेपर 3 से जुड़ता है, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों से। साथ ही जीएस पेपर 2 में शासन और नीति से भी, और निबंध में भी आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों के तहत ये काम आ सकता है। और जाहिर है ये लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ जो रक्षा सहयोग बढ़ रहा है उससे भी जुड़ा होगा, जैसा हमने अभी बात की थी। साझेदारियां खासकर तकनीक हासिल करने और जॉइंट वेंचर बनाने के लिए इस लक्ष्य को पाने में बहुत मददगार होंगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब तेजी से कुछ जरूरी तथ्यों पर नजर डालते हैं जो प्रीलिम्स परीक्षा के लिए अहम हो सकते हैं। पहला है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP। आजकल दिल्ली एनसीआर में ये लागू है क्योंकि हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है। ये GRAP असल में है क्या और काम कैसे करता है? GRAP मतलब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये एनसीआर में हवा की गुणवत्ता जब बिगड़ती है तो उससे निपटने के लिए लागू किए जाने वाले उपायों का एक सेट है। ये एक तरह का इमरजेंसी प्लान है जो प्रदूषण के स्तर के आधार पर अलग अलग चरणों, स्टेजेस में लागू होता है। इसे 2017 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाया गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, और हाल ही में दिसंबर 2024 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने इसे संशोधित किया है। क्या संशोधन हुआ है इसमें? अब ये सिर्फ वर्तमान AQI पर ही नहीं बल्कि मौसम विभाग यानी IMD और IITM के पूर्वानुमानों के आधार पर पहले से ही मतलब प्रोएक्टिव तरीके से लागू किया जा सकता है, ताकि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ने से पहले ही रोकथाम हो सके। इसके 4 चरण हैं। स्टेज 1 खराब, AQI 201 से 300, स्टेज 2 बहुत खराब, 301 से 400, स्टेज 3 गंभीर, 401 से 450, और स्टेज 4 गंभीर प्लस 450 से ऊपर। और हर स्टेज में अलग अलग एक्शन होते हैं। हाँ, हर स्टेज में कुछ तयशुदा कार्रवाइयां अपने आप लागू हो जाती हैं। जैसे स्टेज 2 में डीजल जनरेटर पर रोक, जरूरी सेवाओं को छोड़कर पार्किंग फीस बढ़ाना वगैरह। स्टेज 3 और 4 में और कड़े कदम उठाए जाते हैं, जैसे निर्माण कार्यों पर रोक, ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियों पर रोक, स्कूल बंद करना वगैरह। इसकी खास बात यह है कि ये डायनामिक है, मतलब AQI और पूर्वानुमान के हिसाब से लागू होता है, और इसमें कई एजेंसियां मिलकर काम करती हैं। CAQM, CCPC, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस, सब। ठीक है, ये तो वह ग्रैप। अगला है ग्रीन क्रैकर्स। दिवाली नजदीक है और हर साल पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर बहस होती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ग्रीन पटाखे भी पूरी तरह साफ नहीं है। तो ये ग्रीन क्रैकर्स हैं क्या आखिर, और सामान्य पटाखों से कितने अलग हैं? ग्रीन क्रैकर्स असल में CSIR की एक लैब है, नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने विकसित किए हैं। दावा यह है कि ये पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं। कितना कम? लगभग 30 से 40% तक कम पार्टिकुलेट मैटर PM, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NOx, और आवाज भी थोड़ी कम करते हैं। इनमें कुछ हानिकारक केमिकल, खासकर बैरियम नाइट्रेट, इस्तेमाल नहीं होता।
उसकी जगह कुछ सुरक्षित विकल्प जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम सॉल्ट्स और जियोलाइट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। जियोलाइट वो क्या करता है? जियोलाइट और आयरन ऑक्साइड जैसे योजक कालिक को पकड़ने और उत्सर्जन में एल्यूमिनियम और तांबे जैसे धातुओं के अवशेषों को कम करने में मदद करते हैं। इनकी रासायनिक संरचना ऐसी बनाई गई है कि दहन थोड़ा नियंत्रित तरीके से हो, तापमान कम रहे, जिससे धुआं और गैसें कम निकलें। इनकी पहचान के लिए इन पर CSIR नीरी का लोगो और एक QR कोड होता है, जिससे पता चल सके कि ये असली हैं या नकली। SWAS, स्टार, सफल जैसे कुछ नाम भी दिए गए हैं अलग अलग तरह के ग्रीन क्रैकर्स को। लेकिन जैसा आपने कहा, ये पूरी तरह ग्रीन नहीं है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात है। ये कम प्रदूषणकारी हैं, लेस पॉल्यूटिंग, प्रदूषण मुक्त, पॉल्यूशन फ्री नहीं है। इनसे भी प्रदूषण होता है, बस पारंपरिक पटाखों से कम। तो ये एक बेहतर विकल्प जरूर है, लेकिन इन्हें पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल मान लेना गलत होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के मानकों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं अंतरिक्ष की ओर। इसरो का चंद्रयान 2 ऑर्बिटर अभी भी चांद का चक्कर लगा रहा है। उस पर एक उपकरण लगा है CHAS-CE2। खबर है कि इसने चंद्रमा पर सौर तूफान CME के असर का पहला सीधा अवलोकन किया है। ये CHS-CE2 क्या है और इस खोज का क्या महत्व है? CHS-CE2 का पूरा नाम है चंद्राज एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर 2। ये चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर लगा एक मास स्पेक्ट्रोमीटर है। इसका काम है चांद के बेहद पतले वायुमंडल, जिसे हम चंद्र एक्सोस्फेयर कहते हैं, उसकी संरचना और उसमें होने वाले बदलावों का अध्ययन करना। तो इसने क्या खास खोज की है? इसने हाल ही में 10 मई 2024 को एक अभूतपूर्व चीज दर्ज की। जब सूर्य से निकला एक कोरोनल मास इजेक्शन, मतलब सौर पदार्थ का एक बड़ा बादल चांद से टकराया, तो चास्ट ने पहली बार सीधे तौर पर यह मापा कि इस टक्कर से चांद के एक्सोस्फीयर का दबाव और घनत्व अचानक बढ़ गया। आंकड़ों के मुताबिक न्यूट्रल परमाणुओं का कुल घनत्व लगभग 10 गुना बढ़ गया था। ये इस बात का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सूर्य की गतिविधियां जैसे CME चांद के वायुमंडलीय स्थितियों को कैसे बदल सकती हैं। पहले ये सिर्फ थ्योरी में माना जाता था, अब इसका सबूत मिला है। अच्छा, तो इसका महत्व क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि चांद का एक्सोस्फीयर कैसे बनता है और कैसे बदलता है। ये जानकारी भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए, खासकर अगर वहां लंबे समय तक रहने या बेस बनाने की योजना है, तो बहुत जरूरी है। साथ ही ये स्पेस वेदर यानी अंतरिक्ष के मौसम की भविष्यवाणी के लिए भी उपयोगी है। दिलचस्प। अब एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO। हाल ही में लंदन में इसकी बैठक हुई और खबर आई कि कार्बन मुक्त वैश्विक शिपिंग के लिए एक फ्रेमवर्क अपनाने में 1 साल की देरी हो गई है, क्योंकि कुछ देशों ने विरोध किया। ये IMO क्या है और ये कार्बन मुक्त शिपिंग फ्रेमवर्क क्या चीज है? IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये संयुक्त राष्ट्र यानी UN की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्य काम है अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग यानी समुद्री जहाजरानी को रेगुलेट करना। ये जहाज़ों की सुरक्षा, सेफ्टी, संरक्षा, सिक्योरिटी और उनके पर्यावरणीय प्रदर्शन, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के लिए वैश्विक मानक बनाती है। इसका मुख्यालय लंदन UK में है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और ये 1958 से काम कर रहा है। इसका उद्देश्य है कि शिपिंग सुरक्षित हो, पर्यावरण के अनुकूल हो और कोई भी देश सुरक्षा या पर्यावरण मानकों को ताक पर रखकर गलत आर्थिक फायदा न उठा पाए। सोदाज और मार्पोल जैसे कई महत्वपूर्ण समुद्री समझौते IMO के तहत ही आते हैं। और ये कार्बन मुक्त शिपिंग फ्रेमवर्क क्या है जिसका जिक्र था? ये IMO की 2023 में अपनाई गई ग्रीन हाउस गैस GHG रणनीति का हिस्सा है। इसका लक्ष्य है 2050 तक या उसके आसपास वैश्विक समुद्री परिवहन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो पर लाना। इसके लिए 2 मुख्य चीजें प्रस्तावित हैं। एक, जहाजों के लिए एक वैश्विक ईंधन मानक ग्लोबल फ्यूल स्टैंडर्ड, जो धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल की जगह कम या शून्य उत्सर्जन वाले ईंधन जैसे ग्रीन हाइड्रोजन या अमोनिया का इस्तेमाल अनिवार्य करेगा। और दूसरा, एक कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र, मतलब कार्बन उत्सर्जन पर एक तरह का शुल्क या टैक्स लगाना, ताकि जहाज कंपनियां स्वच्छ तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वालों को हर्जाना देना पड़े। तो इसमें देरी क्यों हो गई? खबरों के मुताबिक अमेरिका समेत कुछ देशों के विरोध के बाद 57 देशों ने इसे अपनाने को 1 साल टालने के पक्ष में वोट दिया। शायद इसके आर्थिक प्रभाव और विकासशील देशों पर पड़ने वाले बोझ को लेकर कुछ चिंताएं होंगी, लेकिन ये देरी चिंताजनक है क्योंकि शिपिंग उद्योग वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का एक बड़ा स्रोत है
और इसे डीकार्बनाइज करना पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पाने के लिए बहुत जरूरी है। समझ गए। आखिर में मैपिंग सेक्शन के लिए आज का स्थान है नाउरू। ऑस्ट्रेलिया का नाउरू के साथ एक विवादास्पद पुनर्वास समझौता हुआ है, जिसकी मानवाधिकार समूह आलोचना कर रहे हैं। नाउरू के बारे में कुछ भौगोलिक और मुख्य बातें बताइए। नाउरू ये प्रशांत महासागर में स्थित एक बहुत ही छोटा सा द्वीपीय देश है। माइक्रोनेशिया क्षेत्र में पड़ता है, भूमध्य रेखा से थोड़ा दक्षिण में। क्षेत्रफल और आबादी दोनों के हिसाब से दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, शायद तीसरा सबसे छोटा। इतना छोटा? हाँ, सिर्फ 21 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। ये एक उठा हुआ कोरल एटॉल है, मतलब मूंगे की चट्टानों से बना द्वीप जो समुद्र तल से ऊपर उठ गया है। इसकी एक अजीब सी विशेषता है, यहाँ फॉस्फेट चट्टान के बहुत बड़े भंडार थे जो पुराने समय में पक्षियों के मल ग्वानों से बने थे। पिछले कई दशकों में इस फॉस्फेट का इतना ज्यादा खनन हुआ है कि द्वीप का 80% से ज्यादा हिस्सा पूरी तरह उजड़ गया है। उजड़ गया है मतलब वहां अब खेती नहीं हो सकती, जमीन बंजर हो गई है और नुकीली चूना पत्थर की चोटियां बन गई हैं। रहने लायक जगह सिर्फ तट के किनारे एक पतली पट्टी में है और पानी की भी बहुत किल्लत रहती है। ज्यादातर बारिश के पानी या आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। तो फिर अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? पहले तो फॉस्फेट निर्यात से ही चलती थी, लेकिन अब वो लगभग खत्म हो गया है। अब इनकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाली मदद और ऑस्ट्रेलिया द्वारा भेजे गए शरणार्थियों और अप्रवासियों को अपने यहाँ रखने के बदले मिलने वाले पैसे पर निर्भर है। ऑस्ट्रेलिया का यहाँ एक बड़ा डिटेंशन और प्रोसेसिंग सेंटर है। इसी वजह से ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भू राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और ये हालिया समझौता भी इसी संदर्भ में है। इसका प्रशासनिक केंद्र यारेन जिले में है, जिसे फैक्टिकली राजधानी माना जाता है। अच्छा, तो ये थी नारू की कहानी। चलिए अब आज की चर्चा को समेटते हैं। तो ये थी आज की कुछ अहम घटनाएं और मुद्दे। हमने भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत होते रक्षा संबंधों पर बात की, देश में आपातकालीन देखभाल को बेहतर बनाने की जरूरत को समझा, रक्षा निर्यात के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर चर्चा की, साथ ही ग्रैप और ग्रीन क्रैकर्स जैसे पर्यावरणीय उपायों, CHASE-2 की अंतरिक्ष खोज, IMO के जरिए वैश्विक शिपिंग नियमों और नारू की भौगोलिक व आर्थिक स्थिति पर भी नजर डाली। हाँ, और आज की चर्चा एक दिलचस्प पैटर्न दिखाती है। अगर आप गौर करें, ये दिखाती है कि कैसे भारत एक तरफ अपनी आंतरिक क्षमताओं को मजबूत करने पर जोर दे रहा है, चाहे वो रक्षा उत्पादन हो या आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं, और दूसरी तरफ वो वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका को भी पुनर्भाषित कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया जैसी साझेदारियों के जरिए, IMO जैसे मंचों पर अपनी बात रखकर, और इन सब के बीच विकास की जरूरतों और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों का संतुलन साधने की चुनौती भी है। तो आगे बढ़ते हुए शायद सोचने वाली बात यह है कि क्या हम विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक जुड़ाव और पर्यावरण संरक्षण के बीच सही तालमेल बिठा पा रहे हैं? क्या आत्मनिर्भरता का मतलब वैश्विक सहयोग से अलग होना है, या ये दोनों एक साथ एक दूसरे को मजबूत करते हुए चल सकते हैं? ये सवाल भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होंगे। बहुत ही विचार उत्तेजक बात कही आपने। इसी के साथ इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य की हमारी चर्चाओं से भी जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण विषयों के साथ। नमस्कार।